Hello students, welcome to the channel Ali Arts Classes. I hope you all are doing fine. तो आज का टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर. जॉइंट स्टॉक में क्या क्या आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेंगे अपन. तो फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन, सेकंड है फीचर्स जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, और थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, फोर्थ है डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, और फिफ्थ है द लास्ट वन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता क्योंकि ये बहुत डीप में जाने का है ये टॉपिक्स के अंदर. तो ठीक है, शुरू करेंगे. तो पहले तो है अपन जो देखने का है वो है मीनिंग. द सिंपली एक छोटा सा मीनिंग इसका देखेंगे अपन जॉइंट स्टॉक कंपनी का. द सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज दैट it is a business organization that is owned jointly by its shareholders. All the shareholders own a certain amount of stock in the company which is represented by their shares. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है बोल रहा है, जैसे कि अपन इससे पहले देखे सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप. सोल ट्रेडिंग सिर्फ एक का ही रहता, पार्टनरशिप में पार्टनर्स रहते जिन जो पूरा बिजनेस ओन करते. बट यहाँ पे क्या बोल रहा बोलते, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पूरे शेयर होल्डर्स मिलके जॉइंटली इसको ओन करते. शेयर होल्डर्स मिलके, तो शेयर होल्डर्स कैसा बनते, कंपनी जाहिर सी बात है अपने स्टॉक्स जो है अपने शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट में लगाती. ये तो बहुत डीप में अपन जा रहे हैं, मगर में एक सिंपल सा इसका लिंक है कि अपन एक कंपनी है उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में डाले. कोई अगर शेयर होल्डर यानी कि जो भी शेयर खरीद रहा, वो एक पब्लिक है, एक आम इंसान खरीद रहा, वो एक शेयर जब खरीदता तो वो उन्हें शेयर होल्डर बन जाता वो कंपनी का. तो उन्हें जो है एक ओनर के जैसा ही होता, जॉइंटली ओन्ड होता. तो ये जब सारे शेयर होल्डर्स मिलके एक कंपनी को ओन कर रहे तो वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी. होप आपको समझ में आया होगा. ये स्टॉक मार्केट ये जो है थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे. बट एक सिंपली वे में देखा गया तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पूरे शेयर होल्डर्स मिलके जॉइंटली एक कंपनी को ओन करते. ठीक है, ये तो सिंपल वे था. इसका एक डेफिनेशन भी देखेंगे अपन. इससे पहले जैसा देखे थे एलेहाने के डेफिनेशंस, इसमें है ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर प्रॉफिट having the capital divided into some transferable shares and the ownership of such shares is the condition of the membership of the company. तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहती. वो अपने प्रॉफिट का एक मोटिव रख के एक कंपनी का जो है शेयर खरीदता जो कि ट्रांसफरेबल भी रहता बोल के यहाँ पे ये डेफिनेशन का एक मीनिंग है. तो ठीक है, अपन देखें जॉइंट स्टॉक कंपनी किसको बोलते हैं और उसके बाद में डेफिनेशन देखें. तो अब देखेंगे अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स. जो अगर अपन ये अब जैसा जैसा फीचर्स देखते हैं अपन को जॉइंट स्टॉक कंपनी और अच्छा समझ में आता. तो यहाँ पे अपन जैसे ही बोल लिया कि अपन ये देखने वाले हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन फीचर्स से, तो ये एक ऑर्डर में नहीं, अपन इसको जैसा ईजी समझ सकते वो ऑर्डर में जाएंगे. आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है, जोक्स अपार्ट. बट ठीक है, तो फीचर्स के अंदर जाएंगे अपन. तो फीचर्स क्या है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं. अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट है वो. तो पर्सन्स हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस जॉइन हैंड्स विद ईच अदर, इट इज़ नोन एज अ कंपनी. तो जैसे कि अपन सोल ट्रेडर का देखें कि एक ही बंदा रहता है, उन्हें बिजनेस स्टार्ट करता है. पार्टनरशिप में 2-3 बंदे रहते हैं, उन लोग मिल के बिजनेस स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे भी सर्टेन अमाउंट है, इतना रहना लोग रहना बोल के. बट बिजनेस थोड़े लोग मिल के शुरू करते, उसको कंपनी बोलते बोल रहा. यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कंपनीज है. एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम ऑफ 2 persons आर रिक्वायर्ड टू रन अ प्राइवेट कंपनी एंड द मैक्सिमम नंबर इज़ 50. प्राइवेट में जहाँ पे कम से कम 2 रहना या मैक्सिमम 50 तक रह सकते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में. बट एक पब्लिक कंपनी में देखा गया तो
वहाँ पे एटलीस्ट 7 रहना और मैक्सिमम नंबर के ऊपर लिमिट नहीं है, कितने भी रह सकते। तो ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात हो रही, तो ये भी तो एक फ़ीचर है, क्या कितने लोग रहते क्या है, ये एक फ़ीचर हो गया इसका। सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे कि अपन देखे थे कि सोल ट्रेडिंग में पार्टनरशिप में जब इन लोगों का पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक ही रहती, कुछ अलग नहीं है, और सोल ट्रेडिंग में भी वैसे ही है। बट यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी का एक अपना अलग अहदा रहता और द ओनर्स मतलब जो शेयर होल्डर्स है इन लोग हैं ये अलग रहता। ये क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ फिक्टिशियस पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। इट इज़ इनविजिबल with eyes but holds all rights and liabilities as a normal person. It can purchase properties, enter into contract with others and can sue others and can be sued by others. तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनीज एक्ट है इंडिया का 1956, उसके तहत जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसके हिसाब से लीगल एंटिटी जो भी है वो फॉलो अप करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, अब वो एक अलग सेपरेट इसकी लीगल एंटिटी है कंपनी की, जहाँ पे उसको थोड़े राइट्स और उसके लायबिलिटीज़ जो है वो लिखे हुए हैं। और यहाँ पे जैसा पार्टनरशिप में है, पार्टनर्स को सू कर सकते हैं, यानी कि केस कर सकते, सोल ट्रेडिंग में ओनर को कर सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, डायरेक्ट किसी आप एक मेंबर को नहीं कर सकते, एक कंपनी से आपका वो है तो कंपनी को ही सू कर दे सकते हैं आप डायरेक्ट। तो ठीक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके जो भी वो डिस्कस करना है वो सब करते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे अपन देखें कि इससे पहले अपन देखें सोल ट्रेडिंग में और पार्टनरशिप में इन लोगों की लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती, क्योंकि इन लोगों की जब यानी कि डेब्ट जो लोन है जो पे करने की बारी आती, बिजनेस का पूरा खर्चा जाने के बाद जो भी पूरा बेच देने के बाद भी इन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जा सकते अगर लोन रिपे नहीं हुआ तो। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, शेयर होल्डर्स की जो शेयर की वैल्यू रहती उतना ही उन लोग लायबल रहते अगर लॉस आया या कंपनी उठ गई तो लायबिलिटी लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है ऑफिशियल सील। हर एक कंपनी का अपना एक ऑफिशियल सील रहता, जो भी कंपनी, जैसे कि आप समझ लीजिए अमेज़ॉन है, ये है वो है, जब कंपनी अब किसी को हायर कर रही या किसी का सेल कर रही या प्रोडक्शन या कुछ भी रहो, तो कंपनी जब एक कर रही बड़ी कंपनी तो उसके पेपर्स आप तो आप देखे होंगे अलग रहते। अब जैसे कि एक फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ले लो, अगर किसी बंदे को हायर करे तो अमेज़ॉन का पूरा ऐसा रहता, मतलब अमेज़ॉन उसके अंदर पूरे रूल्स रहते हैं कि ये बंदे को हम सो एंड सो हायर करें, सो एंड सो सैलरी है। तो जो अमेज़ॉन है ये ऑफिशियल सील है, उसका जो ब्रांड नेम है वो जो उसका एम्बलम हो गया या उसका स्टैम्प हो गया, तो ये ऑफिशियल सील है जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को रखना पड़ता। तो ये एक फीचर हो गया। और एक है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स का जो है अपन जैसे पार्टनरशिप में वहाँ देखे थे कि किसी को अब अपना शेयर देना है तो पूरे पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अगर अपना शेयर अगर आप ख़रीदे आज के दिन या कल किसी को देना चाह रहे या बेचना चाह रहे तो आप वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते, ख़रीद भी सकते, बेच भी सकते, वो भी कर सकते। बट थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, बट स्टिल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स को। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। अब जैसे कि सोल ट्रेडिंग में क्या है, ओनरशिप मैनेजमेंट एक ही बंदे का है। पार्टनरशिप में चाहे कोई बंदा रह सकता है, बट पार्टनरशिप में जनरली थोड़े बहुत पार्टनर्स हैं जो मैनेजमेंट में रहते, ओनरशिप वाले ही मैनेजमेंट में रहते। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, ओनरशिप जो कि है शेयर होल्डर्स का रहता, ठीक है। जैसे कि अपन बोले शेयर होल्डर्स खरीदते शेयर्स, कंपनी के एक ओनर हो जाते, जॉइंटली ओनर्स हो जाते, ओनरशिप उन लोगों के हाथ में है, मगर मैनेजमेंट किसी और सैलरीड पर्सन के हाथ में है, जो कि अब जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, जिसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते। तो जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है इसमें शेयर होल्डर्स का कुछ काम नहीं रहता है, इसमें मैनेजमेंट अलग रहता, ठीक है। ये एक हो गया। और एक है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अ कंपनी रन्स अनइंटरप्टेडली, मेंबर्स में बी
changing but the company goes on forever. अब यहाँ पे परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब इसका एग्जिस्टेंस एक सर्टन टाइम तक है बोले सर का नहीं है। जैसे कि अपन सोल ट्रेडिंग में देखें, अगर उसको कुछ हुआ तो बिजनेस बंद हो सकता। पार्टनरशिप में देखें कि पार्टनर्स को किसी को कुछ हुआ तो वो पार्टनरशिप डीड जो है डिसॉल्व होती, फिर से नया बनाना पड़ता, वो अलग है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन लोग सब चेंज हो सकते रहते, बट कंपनी स्टिल एग्जिस्ट कर लेते जाती। ठीक है। और एक है रजिस्ट्रेशन। कंपनी इसको रजिस्टर होना मस्ट एंड श्योर है, जो कि इंडिया में अपन का जो कंपनीज एक्ट है 1956, वो एक उसके राइट्स जो भी है कैसा ये लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसा होना, कैसा वो है सब कंपनीज के बारे में, मतलब कौन सी कंपनी किसके अंडर आती, ये रजिस्ट्रेशन कैसा हो सकता है, कौन सी कंपनी का मतलब जैसे कि अलग अलग टाइप ऑफ है, सर्विसेज है, प्रोडक्शन है, तो अलग अलग टाइप के ये सब पूरे उसमें लिखे हुए हैं, तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ठीक है। पब्लिकेशन, द लास्ट पॉइंट, publication and filling of accounts. Irrespective of the mode of company, every firm is bound to file with the registrar the financial statement with profit and loss and balance sheet of the at the end of the every financial year. In the same manner, the statements are submitted in annual general meeting and approved by the shareholders. तो यहाँ पे क्या बोल रहा बोल, तो जैसे कि सोल ट्रेडिंग में अपन देखें कि ज़रूरी नहीं है ये किसी को बताना, नोट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्टनरशिप में भी नहीं है, बट कंपनी में बताना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स है। तो ये तो थे इसके फीचर्स। अपन अब इसके आगे का पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। उसको अपन एक 5 पॉइंट में सब हेडिंग्स में डिवाइड करके 1 by 1 देखते जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ 5 थिंग्स अपन इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज को। फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन, सेकेंड है लायबिलिटी, थर्ड ओनरशिप, फोर्थ नेशनैलिटी, फिफ्थ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो हर एक में 1, 2 या 3 पॉइंट्स है अलग अलग अपन देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखेंगे पहले क्या है। तो एवरी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम एक्ट और द अदर। द एग्जिस्टेंस, the management pattern and autonomy of these companies depend upon the provisions of such acts. The companies under this category are of 3 types. जैसे कि अपन बोल रहे हैं कि हर एक बिजनेस को कॉर्पोरेट मतलब इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर वो होना पड़ता। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के उसके ऊपर से कितने हैं, 3 कंपनीज हैं। तो पहला है chartered company. Companies which are formed either by the royal charter or under a special order granted by a king or queen are known as chartered companies. Such companies enjoys exclusive power. They are found only in countries like countries where monarchy exist. तो ये बहुत पहले की बात है, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि कंपनी जो भी राजा रानी इन लोग जो भी किसी को अगर अथॉरिटी दे दिए कंपनी शुरू करो बोल के, तो वो आता है चार्टेड कंपनीज़ के अंडर। तो ठीक है, जहाँ पे राजा रानियों का रूल चलता, मोनार्क रूल चलता, वैसे उसको चार्टेड कंपनीज बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी, द कंपनीज विच आर एस्टैब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज। अब यहाँ पे क्या है, पहले कि तो अपन चार्टेड कंपनीज में क्या बोले, राजा रानी कोई भी है उन लोग अथॉरिटी दे रहे, बिजनेस स्टार्ट कर दे रहे, तो उसको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। बट चार्टेड कंपनी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी इसको बोलते हैं जो एक स्पेशल बिल के तहत या एक्ट के तहत पार्लियामेंट में जो भी पास हुआ, लेजिस्लेशन में जो है उसके तहत जो भी कंपनी का एक फॉर्मेशन होता उसको स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। रजिस्टर्ड कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 आर टर्म्ड एज रजिस्टर्ड कंपनीज। तो पहले तो अपन स्टैट्यूटरी कंपनी में क्या बोले कि सेपरेट एक अलग से एक एक्ट पास होता सेपरेटली एक बिजनेस के लिए, एक कंपनी के लिए, तो उसको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। और जो भी कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होते वो पूरे रजिस्टर्ड कंपनीज के अंडर आते। तो
सेकेंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड गारंटी कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज तो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अनलिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज का मतलब क्या है कि जहाँ पे शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो कि डेप्थ वैल्यू रही थी, अगर कंपनी लॉसेस में गई तो उन लोगों के शेयर वैल्यू को हटा के उन लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी जा सकता। तो ये तो ज़्यादातर एग्जिस्ट अब नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़े बहुत लोग अगर ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉड करने के एम से लेके अगर कंपनी स्टार्ट करे तो वो हट गए तो पूरा वो शेयर होल्डर्स के ऊपर आता। बल्कि ऐसे तो बहुत कंपनीज असल है ही नहीं प्रैक्टिस में, अब बहुत रेयरली फाउंड हो सकते, मे बी मे नॉट। तो ये तो ऐसे कंपनीज आजकल चलन में नहीं है, क्योंकि ये एज ए इलीगल भी बहुत से कंट्रीज इसको टर्म कर दिए। तो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। और एक पॉइंट क्या है, लिमिटेड कंपनीज है जहाँ पे सर्टेन अमाउंट तक शेयर होल्डर्स का जो है वैल्यू तक ही उन लोगों का लिमिटेड लायबिलिटी रहता है। जैसे कि अब कोई है बंदा 100 रुपये के शेयर्स खरीदा, बिजनेस लॉसेस में गई, वो कुछ भी हुआ तो उसके 100 रुपये ही उसकी लायबिलिटी है। ठीक है, अगर उन्हें कोई बैलेंस रखा शेयर खरीदते खुद तो वो देना पड़ता। जैसे कि अब 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये के टोटल शेयर्स है, आप 60 रुपीज़ ही दिए थे, तो वाइंडिंग अप की यानी कि कंपनी जब क्लोज हो रही तो रिमेनिंग 40 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। रैदर दैन दैट आपको एक्स्ट्रा मनी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड गारंटीड कंपनीज और थोड़े बहुत कंपनीज ऐसे भी रहते जहाँ पे शेयर होल्डर्स को लिख के देना पड़ता कि डेप्थ वैल्यू से भी, मतलब शेयर वैल्यू से भी थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा हुआ तो हम गारंटी ले रहे बोले सरकार, जहाँ पे शेयर होल्डर गारंटी ले रहा। If the shareholder gives a guarantee to the debts of the company in addition to the share value, such companies are known as limited guarantee companies. The company takes this guarantee from the shareholders at the time of subscription of shares. The guarantee should be fulfilled by the shareholders when the company is wind up, ready to wind up. नहीं तो जैसा कि अपन बोले कि कंपनी अगर बंद होने वाली है तो जहाँ पे अपन को शेयर वैल्यू तक ही था जो कि लिमिटेड कंपनीज में था, बट यहाँ पे लिमिटेड गारंटी कंपनीज में यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आप शेयर होल्डर से डिस्कस या डिस्क्राइब करते हो उन लोगों की आपके शेयर वैल्यू के बाद भी आपको इतना बहुत पैसे बनना पड़ता, तो वो आता लिमिटेड गारंटी के कंपनीज के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देखें, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इनकॉर्पोरेशन देखें, और द थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, होल्डिंग कंपनी, इसमें 3 पॉइंट्स है। होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी माने जैसे कि एक बड़ी कंपनी है, समझ लीजिए कि एक बड़ी कंपनी है, वो कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीद ली। हाँ, ए कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी ए होल्डिंग कंपनी व्हेन इट परचेजेस मोर देन हाफ ऑफ द शेयर्स इन अनदर कंपनी। In such case, the holding company appoints more than half of the directors in small company bought by it and takes up its administration. तो यहाँ होल्डिंग कंपनी से मुराद जैसे कि अपन अभी बोले कि बड़ी एक कोई कंपनी है, छोटी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स जब खरीद लेती तो ऑटोमेटिकली उन लोग जो है छोटी कंपनी जो भी है उसका ओनर्स बन जाती, तो वो हो जाती होल्डिंग कंपनी। और इन लोग ही आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते, इन लोग ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते, तो इसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और जो कंपनी खरीद लिए जाती, मतलब कि 50% से ज़्यादा, अब यहाँ बोले कि अपन रहना, तो जो कंपनी वो 50% से ज़्यादा शेयर्स जिसके चले गए उसको बोलते सब्सिडरी कंपनी, जो कि किसी के एक अंडर आके काम कर रही। व्हेन अ स्मॉल कंपनी इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ बिग कंपनी, द स्मॉल कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी जो कि बड़ा कंपनी है, एक छोटे बिजनेस को टेकअप कर ली, आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद के। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके आधे से ज़्यादा शेयर्स कोई और बड़ी कंपनी खरीद ली। यहाँ पे क्या रहता, आधे से ज़्यादा शेयर्स उन लोगों के पास और ज़्यादा वोटिंग राइट्स भी होल्डिंग कंपनी के पास रहते। और एक है गवर्नमेंट कंपनी, जो भी कंपनीज जिसका 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है वो पूरे आते गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर।
होल्डिंग कंपनी में क्या था कि कोई बड़ी कंपनी है, 51% से ज़्यादा शेयर्स हैं उन लोगों के, उन लोग हो गए होल्डिंग कंपनी। जो कंपनी जो आधे से ज़्यादा शेयर्स बिक गए वो लोग आ गए स्टैट्यूटरी कंपनी के अंदर। और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी, जहाँ जो कंपनी जिसके 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है उन लोग हो गए गवर्नमेंट कंपनी, जैसे कि है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, विशाखा स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टेट, ये स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये थोड़े बहुत जो है ये गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर आते हैं। तो लास्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी दो कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। जैसे कि डोमेस्टिक कंपनी नेम से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो कंपनी एक कंट्री में रजिस्टर्ड है और उसी कंट्री में ऑपरेट कर रही, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। जैसे कि गोदरेज कंपनी है, बाटा शू कंपनी है, ये जो है वो डोमेस्टिक कंपनी है। तो ठीक है। और सेकंड पॉइंट है द फॉरेन कंपनी, जो कंपनी जो बाहर के कंट्रीज़ में, यानी कि अब जैसे समझिए कि एक इंडियन कंपनी नहीं है, बाहर है बट इंडिया में भी ऑपरेट कर रही, तो उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। ठीक है। कंपनीज ऑन द ट्रांसफर बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसे कि अपन इससे पहले ही बोले, प्राइवेट लिमिटेड में थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहते ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को लेके, पब्लिक लिमिटेड में ऐसा नहीं है, आप कितना भी जो है ट्रांसफ़र शेयर्स जो है ट्रांसफ़र कर सकते। थोड़ा इसको बहुत थोड़ा देख लेंगे अपन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व्हेन अ कंपनी ओनर्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू मेंबर्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। दिस टाइप ऑफ कंपनी इज फॉर्म विद एट लीस्ट 2 members बट शुड नॉट एक्सीड 50 members। ठीक है। ये जैसे कि अपन पहले पॉइंट्स बोल लिए सो है सब, तो पब्लिक लिमिटेड में जैसे कि नहीं है, ज़्यादा भी रह सकते, ज़्यादा या अनलिमिटेड मेंबर्स भी रह सकते, एक लिमिट नहीं है उसकी। तो यहाँ तक था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, इसमें इसके बाद में अपन देखेंगे ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है कंपनीज़ के, यानी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो फर्स्ट वन है फैसिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि अपन बोले कि दूसरे दो कम यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में जहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती, यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड रहती, क्योंकि शेयर ओनली शेयर वैल्यू तक का ही पैसा जाता। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज फंड्स। क्योंकि आप शेयर्स जब बेचते तो उसका जनरली बहुत से जितना भी कंपनी का टोटल अमाउंट होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, जो छोटे पार्ट को एक डिवाइड करे उसको एक शेयर बोलते हैं। और जनरली ये शेयर्स के वैल्यू बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक भी इसको ख़रीद सकना बोल के। तो इसीलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लेना बहुत इजी है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अपन इससे पहले ही देखे कि इसके एग्जिस्टेंस पे कोई रोक नहीं है, ये चलते ही जाता। ठीक है। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जो कि अपन डिस्कस करें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में कि आपको ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ईज़िली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्कोप ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट जो कि सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में नहीं था या लिमिटेड था, यहाँ पे वैसा नहीं है। सैलरीज बेसिस पे आपको लोगों को हायर करना पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ता। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको यहाँ पे इनकम के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। हाईली स्किल्ड जो लेबर्स है उन लोगों को आप ले सकते हैं। लेबरर्स मीन्स एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स हो गए, सब इन लोगों को आप ले सकते हैं। जो भी स्पेशलिस्ट है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव्स है, इन लोगों को आप हायर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट होता। स्कोप ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट है, लार्ज फंड्स आ रहे, तो यह एक्सपेंशन भी बिजनेस का करना एक इजी हो जाता। पब्लिक कॉन्फिडेंस एक पॉइंट है। पब्लिक कॉन्फिडेंस क्योंकि पूरा इसमें सीक्रेसी कुछ मेंटेन नहीं रहता। जो भी पूरे लॉ जो भी क्या बोलते हैं इसको, कंपनीज़ के अकाउंट्स है वो पब्लिक में शेयर होते, मतलब
शेयर होल्डर्स के बीच में शेयर होते, तो पब्लिक को भी एक कॉन्फिडेंस रहता कि अपना पैसा कैसा, मतलब कंपनी क्या कर रही, बढ़ रही या घट रही, वो हिसाब से उन लोगों को देखिए कॉन्फिडेंस आता। और डिफ्यूज रिस्क है, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है तो रिस्क भी कम है, मतलब जितना ही आपकी शेयर वैल्यू है उतना ही जनरली आपका रिस्क है। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे जैसे कि शेयर होल्डर जो भी रहते हैं उन लोगों को वोटिंग राइट रहता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खरीदने का नहीं, सेलेक्ट करने का। अब वो अपने नॉर्मल वैसा होते ना वोटिंग, उसके वो हिसाब से ख़रीदना बोल के आ गया, बट यहाँ पे वो नहीं चलता। यहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स देते ना, तो आप अच्छे से अच्छे एक डायरेक्टर को सेलेक्ट कर सकते बोल के बोल रहा, जो कि एक एडवांटेज है। फैसिलिटी ऑफ टैक्स रिलीफ, क्योंकि टैक्स रिलीफ इसलिए रहता क्योंकि शेयर्स की वैल्यू कम रहती, जितनी कम वैल्यू उतना ही कम उसके ऊपर टैक्स रहता, तो ये भी एक बेनिफिट है। और एक है सोशल बेनिफिट क्या है कि एक तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजी है, और बड़ी बड़ी कंपनीज है, एक्सपेंशन हो रहा, ये हो रहा, तो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते जा रहे, तो वो भी एक सोशल बेनिफिट हो गया। तो ठीक है, जो भी अपन अब डिस्कस करें वो पूरे एडवांटेजेस थे। और अब इसके डिमेरिट्स देखेंगे जो कि डिसएडवांटेजेस है। डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन, क्यों डिफ़िकल्टी, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक या ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, और ये जो है इसके लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत है, इसीलिए डिफ़िकल्टी है फॉर्मेशन होने में। और सेकंड पॉइंट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों है ज़्यादा, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट इसके अंदर आ रहा, ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डर्स बन रहे, यानी पब्लिक इन्वेस्ट कर रही, तो गवर्नमेंट को तो दखल देना ही पड़ता क्योंकि पब्लिक का पैसा आ रहा। तो ठीक है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होता है इसके ऊपर, जो कि एक डिसएडवांटेज है बोल रहा। लैक ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव बोल रहा। क्या है ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव, मतलब कि शेयर खरीदने वाला जो भी शेयर खरीदता उसका अपना इंडिविजुअल इनिशिएटिव रहता कि कंपनी ऐसा ग्रो करना वो ये बोल के, बट जो मैनेजमेंट चलाने वाले हैं उन तो सैलरीड पर्सनस है, उन लोगों के अंदर इंडिविजुअल इनिशिएटिव है नहीं है, वो अपन नहीं बोल सकते, जो कि ज़्यादातर नहीं रहता बोल के बोल रहा, वो एक डीमेरिट कहलाता बोल के यहाँ पे बोल रहे। तो फोर्थ पॉइंट है ओलिगारिक मैनेजमेंट, जो कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के एकदम अगेंस्ट है, जो कि अपन बोले थे ख़रीदना हुआ बाई मिस्टेक आ गया था, तो ठीक है, वो पॉइंट का ये एकदम वो है बोल रहा। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सीम्स टू बी ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स इन थियरी, बट इन प्रैक्टिस इट बिकम्स ओलिगारिक इन फंक्शनिंग। Owing to lack of interest, information and utility among shareholders, the company is managed by a set of people who perpetuate their regime in the organization. Voting rights are given to members on the basis of number of shares. अब ये क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभी अपन यहाँ देखें कि तो डेमोक्रेटिक है वो है, बट यहाँ पे बोल रहा है डेमोक्रेटिक वो है, सब थियरी में ही रहता, रियलिटी की जब बारी आती ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता, किसी में इंटरेस्ट है तो उन्हें अपने हिसाब से करने का करता या नहीं, ऐसा हो जाता बोल के बोल रहा। डिले इन डिसीजन, सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में डिले होता बोल के बोले थे अपन, क्योंकि पार्टनर्स अलग अलग थोड़े दूर दूर रहते, सोल ट्रेडिंग में डिले नहीं होता, क्विक डिसीजन लेते। यहाँ पे भी डिले होता क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी एक जगह हमेशा नहीं रहते, पूरे अलग अलग प्लेसेस में या समटाइम्स अलग अलग कंट्रीज़ में भी रह सकते। तो ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सुबह मिलना, या नहीं तो अब जैसे कि ऑनलाइन का चल रहा, ऑनलाइन में सब पूरे कनेक्ट होना, पूरे एक बात से राज़ी होना, पूरे मिलके जब डिसीजन लेना, ठीक है। फ्रॉड्स इन मैनेजमेंट में जो है फ्रॉड्स हो सकते हैं, जैसे कि थोड़े बहुत कंपनीज रहते हैं वैल्यू, शेयर की वैल्यू बढ़ा के बताते, फिर लोग ख़रीद लेते, ख़रीद के लॉसेस में आते, तो ये फ्रॉड्स भी मैनेजमेंट में हो सकते हैं बोल के बोल रहा। और एक पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस सीक्रेसी, जैसे कि सोल ट्रेडिंग में एक ही बंदा है, मेंटेन करना बहुत इजी है, पार्टनरशिप में थोड़े बहुत है मेंटेन करना,
थोड़ा टफ है, मतलब जब आप कंपनी इससे सोल ट्रेडिंग से कंपेयर कर रहे हैं थोड़ा टफ है, बट अगर आप कंपनी से कंपेयर करें तो इजी हो जाता वो भी। यहाँ पे जो कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको सब कंपनीज़ के जो भी अकाउंट्स है वो ये स्टेटमेंट्स है वो रजिस्ट्रार के पास पूरे फाइल कराने के, वो तो जो भी इसमें आपको सीक्रेसी है वो सब रिवील करना पड़ता आपको शेयर होल्डर से या रजिस्ट्रार से कंपनी रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। और एक क्या है, societal problem. The entire large scale production is carried on through companies. The consumption of raw materials, industry waste. तो यहाँ पे सोसाइटी के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स क्या है बोल के बोल रहा कंपनीज़ के, जैसे कि थोड़े बहुत कंपनीज है जो कि पोल्यूशन बढ़ाते, ठीक है, तो थोड़े वेदर पोल्यूशन वो करते, थोड़े ड्रेनेज प्रॉब्लम होते, हाउसिंग शॉर्टेज होता और इससे। तो ये थोड़े बहुत जो है ये थोड़े कंपनीज है जो कि क्रिएट करते। और एक है ग्रुप राइवलरीज, शेयर होल्डर्स, क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स पूरे अलग अलग रहते, इन लोगों के बीच में या एम्प्लॉयज़ के बीच में कभी भी कुछ भी एक डिस्प्यूट हो सकता है सैलरी को लेके या बोनस को लेके। तो राइवलरीज वो चलते रहते जो कि एक डिसएडवांटेज है बुरा। और एक क्या है, सोशल इविल। सम सोशल इविल्स में क्रॉप ड्यू टू कंपनी फॉर्म, सम जॉइंट स्टॉक कंपनीज ग्रो इनटू मोनोपोलीज एंड कमांड द मार्केट। तो थोड़े बहुत जो बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं इन लोग थोड़े सोशल इविल्स हरकत कर सकते हैं, जैसे कि इन लोग मैनिपुलेट करना स्टॉक मार्केट की, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग रहते, इन लोगों की स्टॉक वैल्यू या कंपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती, तो इन लोग मैनिपुलेट कर सकते बोल के बोल रहा, जो कि एक डिसएडवांटेज है। तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे अपन एक देखेंगे बहुत ही इजी पॉइंट है, इजी सब चैप्टर भी बोल सकते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये क्या है, इसके बीच में तो क्या क्या डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ थोड़े थोड़े है, उसके ऊपर देखेंगे अपन। पहले तो है मेंबर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैसे कि अपन इससे पहले डिस्कस करें 2 मेंबर रह सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रह सकते हैं। पब्लिक में वैसा नहीं है, 7 मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट पे कोई भी रोक नहीं है। नेम नेम मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई भी नाम है, उसके नाम के बाद आपको लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बोल के लगाना रहता। ये एक डिफरेंस है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का और पब्लिक लिमिटेड में आपको लिमिटेड बोल के कंपनी में लगाना रहता। जैसे कि टाटा टी लिमिटेड है, थोड़े बहुत प्राइवेट लिमिटेड के चिट फंड्स लिमिटेड है, कौन से भी प्राइवेट लिमिटेड बोल के। तो ये एक कंपनी से ये प्राइवेट है, अगर तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल के लगाना रहता नाम, और यहाँ पे लिमिटेड कंपनी मतलब लिमिटेड लगाना रहता, वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लगाना रहता। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, it can be commence it can commence its business immediately after its incorporation। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बिजनेस शुरू कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले, बट ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाले नहीं कर सकते जब तक कि उन लोगों के पास सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं आया। इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वालों को प्रॉस्पेक्ट्स इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर के वास्ते। पब्लिक को शेयर्स खरीदने के वास्ते, सब्सक्रिप्शंस के वास्ते, बुलाने के वास्ते प्रॉस्पेक्ट्स इशू करने की ज़रूरत नहीं है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बहुत ज़रूरी है वो करना पड़ता। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट हैड टू प्रिपेयर एंड फाइल द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास जाके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वालों को अपना एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना पड़ता। जहाँ पे पब्लिक कंपनी प्रिपेयर्स इट्स ओन आर्टिकल और एल्स इट कैन अडॉप्ट मॉडल सेट ऑफ आर्टिकल्स प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देर इज़ नो रूल ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कोई रूल नहीं है मिनिमम इतना सब्सक्राइब करना हुआ है बोल के, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जो कि बिना उसके बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के ऊपर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द कंपनी इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
Allotment of shares cannot be taken up unless minimum subscription is received from the पब्लिक. थोड़ा बहुत मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं मिलता शेयर्स आप अलॉट नहीं कर सकते पब्लिक को ख़रीदने के वास्ते. डायरेक्टर ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें आप मिनिमम 2 रहना पड़ता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और एटलीस्ट 3 रहना पड़ता पब्लिक लिमिटेड कंपनी में. स्टैट्यूटरी मीटिंग, द कंपनी नीड नॉट टू होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग, जो कि कंपनीज में होल्ड करते रहते, बट एक पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग वंस ए ईयर कैसा भी आपको कमेंस करना है यानी कि होल्ड करना है. शेयर वारंट्स, द प्राइवेट कंपनी नीड नॉट इश्यू शेयर वारंट्स, जो कि पब्लिक कंपनी में शेयर वारंट्स इशू करना ज़रूरी है. क्वालिफिकेशन शेयर, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नीड नॉट बाय क्वालिफिकेशन शेयर टू बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर. तो डायरेक्टर्स को यहाँ पे क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड में बहुत ज़रूरी है. रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर्स, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है. शुड नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट. इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट द मैक्सिमम लिमिट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000 पर एनम, जो कि सिर्फ थियोरी दी ही है, जो कि एक्चुअल में ये कोई फॉलो नहीं करते. मिनिमम 50,000 पर एनम तो किसी का नहीं है. अब कंपनी का छोड़ दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का किसी का नॉर्मल सैलरी भी नहीं होंगी अभी तो उतनी. कोरम यानी कि जो लिमिटेड मेंबर्स है मीटिंग होल्ड करने के लिए यहाँ पे 2 जने रहना ज़रूरी है प्राइवेट में. पब्लिक में 5 रहना ज़रूरी है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के वास्ते कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है प्राइवेट लिमिटेड में. यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड एक परमिशन लेना पड़ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए. और पब्लिक प्राइवेट कंपनी में आपको रिटायरमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट होता होने के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते. देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी. द डायरेक्टर कैन होल्ड द ऑफिस कंटिन्यूसली. बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर रिटायर्स होते रहते. नए नए डायरेक्टर्स या पुराने उन लोगों के जो नीचे थे वो डायरेक्टर्स आगे के डायरेक्टर्स के जो नीचे वाले हैं उन लोग का डायरेक्टर्स बन सकते हैं. तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. होप आपको ये वीडियो पसंद आया. आप लोग जितना ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त और रिलेटिव्स में जिसका कॉमर्स एक बैकग्राउंड है तो शेयर करो आप ये लोगों से. और प्लीज़ लाइक करो वीडियो को. बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में, एक एडिटिंग है, फिर टेक्स्ट लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट है, तो बहुत मेहनत लगती. प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय.